नमस्कार, मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं टीचर्स मंत्रा परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए अभी जो री एग्ज़ाम होने वाला है कुछ समय के बाद, निश्चित समय नहीं पता है उसका, लेकिन आप समझिए कि जिसमें सरकार ने 6 महीने का समय दिया है, 6 से पहले भी हो सकता है या 6 तक भी हो सकता है। उसके लिए हम आज हिंदी पे चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम तलाशता है और उस माध्यम को कहते हैं भाषा। और इसी भाषा के अंतर्गत एक आवश्यक तत्व होता है जिसे कहते हैं शब्द, जो किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। सबसे छोटी सार्थक इकाई कैसी बेटा? सार्थक। सार्थक इकाई मतलब जिसका कोई अपना अर्थ हो। तो इस शब्द को भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई माना जाता है। इसे बनाते कैसे हैं? इसके निर्माण की 4 प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें एक है संधि, एक है समास, एक है उपसर्ग और एक होता है बेटा प्रत्यय। हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के निर्माण की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। कोई भी शब्द 4 प्रकार से, 4 तरीकों से बनता है, जिसमें एक संधि, समास, उपसर्ग और एक प्रत्यय है। आज हम संधि का जिक्र करेंगे, संधि पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। संधि, संधि होता क्या है बेटा? हिंदी में संस्कृत से कुछ शब्द अपना लिए गए हैं जिन्हें कहा जाता है तत्सम। क्या कहा जाता है? तत्सम, अर्थात तत् में उसके सम में समान। यानी कि संस्कृत के समान जो शब्द हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। उन्हें जोड़ने के लिए हमें एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः संधि को हम हिंदी भाषा में उपयोग में नहीं लाते थे, लेकिन जो शब्द तत्सम हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उनके लिए, उन्हें जोड़ने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ी जिसे कहते हैं संधि। संधि की जो प्रक्रिया है वो बेटा संस्कृत भाषा की है। इस शब्द से थोड़ा सा रूबरू हो लेते हैं। संधि भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है बेटा? भाववाचक संज्ञा है। संधि जो शब्द है उसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। संधि का अर्थ क्या होता है बेटा? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बेटा मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। जिस तरह शरीर में अस्थियों का जोड़ होता है जिसे संधि कहा जाता है, उसी तरह भाषा में क्या होता है बेटा? संधि होता है। उसमें शब्दों को आप जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़े से। संधि से संबंधित कुछ एक तथ्य हैं। इसके भेद, अर्थात संधि कितने प्रकार की होती है? तो बेटा संधि 3 प्रकार की होती है। जहां आप स्वरों को जोड़ेंगे, जहां आप व्यंजनों को जोड़ेंगे, जहां आप विसर्ग के साथ कुछ परिवर्तन करेंगे, है ना? किसके साथ बेटा? विसर्ग के साथ जोड़ेंगे शब्दों को। अब आप समझिए इसकी एक परिभाषा भी होती है। संधि की परिभाषा क्या है? कि 2 वर्णों के मेल। बेटा मेल को आप जोड़ भी कह सकते हैं,
से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं। जहां दो वर्ण मिलेंगे और उनके मिलने से कोई परिवर्तन आएगा, विकार उत्पन्न होगा, उसे संधि कहेंगे। दो उदाहरण लेता हूं मैं। एक उदाहरण है पान धन वाला, एक उदाहरण है बेटा गुड़ाका धन ईश। पान वाला का मतलब अगर इन्हें जोड़ देंगे तो बेटा होगा पान वाला। ठीक है। गुड़ा का धन ईश को अगर जोड़ेंगे तो बेटा बनेगा गुड़ाकेश। ठीक है। दोनों में एक आपको अंतर नजर आ रहा होगा, जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखाया है अभी, उसी आधार पे आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। इन दोनों के योग से क्या यहां कोई विकार उत्पन्न हुआ है? तो आप कहेंगे कि नहीं हुआ, क्योंकि यहां पान शब्द पूरा लिखा हुआ है, वाला शब्द भी पूरा लिखा हुआ है, तो इन दोनों के योग से इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। इनको सिर्फ सीधे सीधे जोड़ के लिख दिया गया है। तो बेटा यहां संधि नहीं होगी, यहां संयोग होगा। ठीक है। यहां गुड़ा का धन ईस की बात करते हैं, इनसे मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ है गुड़ाकेश। तो बेटा यहां दीर्घ स्वर था क के साथ, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो इस तरह टूटेगा बेटा, क धन आ। ठीक है। यहां अनिहित था, यहां ई निहित है बेटा, तो आपको यहां अ इसके साथ दिखाई दे रहा है, वो ये वाला है, और इस क के साथ जो स्वर निहित था उसका लोप हो गया है, और उसके बाद जो ई थी वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। इन दोनों के योग से एक नए स्वर का निर्माण हुआ, एक नया स्वर बन गया है, जिसे बोलते हैं आप ए। ठीक है। उसकी मात्रा आपको यहां नजर आ रही है। तो इनके योग से जो विकार उत्पन्न हुआ, जो परिवर्तन आया बेटा, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जहां एक प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों योग करते हैं आपस में। इतना आप समझ पा रहे होंगे बेटा। जो संधि के भेद हैं, जो प्रकार हैं, वो तीन होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग। जहां स्वर का योग स्वर के साथ हो जाएगा बेटा, वहां स्वर संधि होगी। क्या होगी? स्वर संधि। जहां बेटा स्वर का योग व्यंजन के साथ हो जाएगा, या व्यंजन का योग या तो स्वर के साथ या व्यंजन के साथ, तो उस स्थिति में बेटा क्या होगा? उस स्थिति में व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि कौन सी होगी? जहां विसर्ग का योग या तो बेटा स्वर के साथ हो जाएगा या व्यंजन के साथ हो जाएगा। ठीक है। विसर्ग का योग स्वर के साथ या व्यंजन के साथ, वहां विसर्ग संधि होगी। जहां स्वर का योग व्यंजन के साथ हो जाए या व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, वहां व्यंजन संधि होगी। जहां स्वर का योग सिर्फ स्वर के साथ होगा, वहां पे स्वर संधि होगी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। संधि के भेद आपको समझ आ गए होंगे, है ना? संधि के भेद जो मैं अभी चर्चा कर चुका हूं, उस पे तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। एक दो बात और कर लेते हैं बेटा। संधि जहां जुड़ती है वहां दो प्रकार से जुड़ती हैं। एक होती है प्रधान संधि। कौन सी बेटा? प्रधान संधि। और एक होती है बेटा
गौड़ संधि। कौन सी? गौड़ संधि। अंतर क्या होता है दोनों में? एक अंतर होता है, जैसा कि आपने कहीं देखा, अभी मैंने लिखाया बेटा आपको, गुणा का धन ईश, ठीक है, गुणा का धन ईश। इसको जोड़ने पे एक नया शब्द हमें मिला था, गुणाकेश। एक और शब्द ले लेते हैं बेटा, जैसे विद्या धन आलय। इसे जोड़ने पे एक नया शब्द मिलेगा हमें, विद्यालय। गौड़ क्या होता है, प्रधान क्या होता है? दोनों में एक अंतर है कि जहां योग हो रहा होता है सिर्फ वहीं परिवर्तन आता है, उसे कहते हैं प्रधान। ठीक है, यहां योग हुआ है, यहीं परिवर्तन आया है, यहां योग हुआ है बेटा, यहीं परिवर्तन आया है। गौड़ में एक उदाहरण लेते हैं रामायण का। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा बेटा राम धन अयन। क्या बनेगा? राम धन अयन। बेटा राम अयन को जोड़ने पर इसके साथ छोटा अ निहित है, यहां भी छोटा अ है, दोनों के योग से अभी आगे चर्चा करेंगे बड़ा आ बन जाता है। तो ये तो आपको देखने को मिल गया यहां पे दीर्घ आ, लेकिन यहां पे न था। क्या था? न। और यहां क्या हो गया बेटा? पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया है वो ना, तो इसे कहते हैं गौड़ संधि। अर्थात जहां योग न होने पर भी परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं गौड़ संधि। प्रधान संधि जहां योग होगा वहीं परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, स्वर संधि की चर्चा कर लेते हैं, जो अभी हमने पीछे बात की है। स्वर संधि, स्वर संधि बेटा मूल स्वरों के बारे में आप जहां, मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते होंगे। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूं। जो मूल स्वर हैं उन्हीं को ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है, जिनकी संख्या 4 है बेटा। कितनी है? 4। जिसे आप बोलते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। लेकिन व्याकरण में अगर बात करेंगे तो इसे ह्रस्व अ बोला जाएगा, ह्रस्व ई बोली जाएगी, छोटा या बड़ा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ओ, ए और रे, ये जो 4 हैं ये मूल स्वर हैं। और जो स्वरों का निर्माण हुआ है वो इन्हीं से हुआ है, इनको जोड़कर। कैसे जोड़ेंगे इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। स्वर संधि जहां पर बेटा दोनों तरफ स्वर का योग होगा, अर्थात स्वर का योग स्वर से जहां हो वहां स्वर संधि है ना। प्रथम पद होगा एक होगा बेटा द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा वर्ण बेटा? अंतिम। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। योग जो होता है इन दोनों के मध्य होता है। तो उन स्थानों पे प्रथम पद के अंतिम स्थान पे स्वर होगा और अंतिम या द्वितीय पद के प्रथम स्थान पे भी स्वर होगा, वहां पे स्वर संधि होगी। ठीक है, अब आगे थोड़ा समझिए। इतना आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। स्वर संधि के भेद की बात कर लेते हैं बेटा। स्वर संधि के भेद, तो इसके भेद होते हैं बेटा 5। मूल स्वर हैं 4,
इन्हीं से अन्य स्वरों को कैसे कैसे बनाते हैं वो इन भेदों में चर्चा हम करेंगे। तो एक भेद होता है बेटा इसका पहला, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो भेद होता है बेटा वो होता है गुण स्वर संधि। तीसरा जो भेद होता है वो होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो भेद होता है वो होता है बेटा यण स्वर संधि। पांचवा जो भेद होता है वो होता है अयादि संधि। ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। इन पांचों भेदों से ही हम देखेंगे कि कैसे इन 4 मूल स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा थोड़े से। पहला है बेटा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि से कैसे हम स्वरों का निर्माण करते हैं, जहां वहां बात कर रहे थे हम, जो मूल स्वर थे ह्रस्व कहते हैं जिन्हें, उसका विपरीत होता है दीर्घ। वो छोटे स्वर हैं, उनके योग से एक बड़े स्वर का निर्माण करेंगे। तो इसमें होगा क्या बेटा, जहां पे हमारे पास 4 स्वर थे, तो बेटा छोटा आ था ह्रस्व अ, इसके साथ ह्रस्व अ को जोड़ देंगे हम तो हमें मिलेगा दीर्घ आ। ठीक है, दीर्घ कैसे मिला, ऐसे मिलेगा, ह्रस्व ई को ह्रस्व ई के साथ जोड़ देंगे तो मिलेगी बेटा दीर्घ ई। ह्रस्व उ को ह्रस्व उ के साथ जोड़ देंगे तो मिलेगा दीर्घ उ। और ह्रस्व री को ह्रस्व री के साथ जोड़ देंगे तो मिलेगी दीर्घ री। बेटा दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, इसको आप सामान्यतः हिंदी में नहीं देखेंगे, आप वहां भी इस तरह से ही लिखा पाएंगे। इसको संस्कृत में प्रयोग में लाते थे। अब एक बात और समझ लीजिए थोड़ी सी, और पूरे ध्यान से समझिएगा मनोयोग के साथ। इन दोनों को जोड़ने से हमें ये मिल गया, तो बेटा अब ये है हमारे पास, तो इसको भी जोड़ सकते हैं ना, इसे भी जोड़ सकते हैं। यहां पे दीर्घ ई मिली है हमें, इसे भी जोड़ सकते हैं। यहां पे दीर्घ उ मिला है, इसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां दीर्घ री है, मूलतः इसका प्रयोग संस्कृत में ही होता है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। तो बेटा इनको दोबारा से जोड़ सकते हैं। अब इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयत्न करिए आप। बड़े आ के साथ अर्थात दीर्घ अ के साथ ह्रस्व को जोड़ दिया जाएगा तब भी हमें दीर्घ मिलेगा। ह्रस्व के साथ दीर्घ को जोड़ दिया जाएगा तब भी दीर्घ मिलेगा। दीर्घ के साथ दीर्घ को जोड़ दिया जाएगा तब भी दीर्घ मिलेगा। और पहले आप देख ही चुके हैं कि हमने ह्रस्व के साथ ह्रस्व को जोड़ दिया तब भी दीर्घ मिलेगा। किसी भी स्थिति में चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को जोड़ने पर दीर्घ ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। कुछ एक उदाहरण पे मैं चर्चा बेटा करना चाहूंगा, तो अगला पेज ले लेता हूं मैं। एक शब्द है बेटा शिवालय। अब आप थोड़ा ध्यान से अगर इसे देखेंगे तो आप पाएंगे इसे तोड़ने पर, एक विच्छेद करने पर, यानी कि संधि विच्छेद करने पर किसी शब्द को जोड़ देना संधि कहलाता है,
और उस जुड़े हुए शब्द को अलग अलग करके लिख देना संधि विच्छेद कहलाता है। तो बेटा ये संधि है और ये क्या है, ये विच्छेद है। ठीक है, ये बनता है शिव धन आलय। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया है, इसमें व और अनिहित है क्योंकि इसके नीचे स्वर नहीं है, सॉरी इसके नीचे हलंत नहीं है। जहां हलंत नहीं होता तो समझिए कि उस वर्ण में स्वर निहित है। यहां आप सीधे सीधे देख ही पा रहे हैं दीर्घ आ है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के योग से, चाहे दीर्घ के साथ ह्रस्व का या ह्रस्व के साथ दीर्घ का योग हो, सदैव दीर्घ ही बनेगा। तो इसका बनेगा बेटा आ। पीछे आपको दिखा है लय, आगे बचा था यहां पे शिव और स्वर रहित व। इन दोनों को जोड़ देने पर बेटा स्वर जुड़ जाएगा, वा हो जाएगा। तो आपको एक नया शब्द देखने को मिलेगा, शिवालय। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, जिसे आप कहते हैं सामान्य भाषा में, इसे कहते हैं छोटा, और दीर्घ का मतलब है बड़ा। बोलते भी हैं आप छोटा आ बड़ा आ, तो छोटा जो है ह्रस्व है और दीर्घ क्या है, बड़ा है। व्याकरणिक भाषा में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ह्रस्व या दीर्घ बोलेंगे। ठीक है, सामान्यतः आप छोटा बड़ा बोल सकते हैं। एक शब्द हो गया शिवालय। एक नया शब्द ले लेते हैं, विद्या धन आलय। मैंने इसको संधि करके विच्छेद किया है, यहां विच्छेद करके संधि कर रहा हूं। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो एक अंतर पाएंगे दोनों के मध्य। यहां पे ह्रस्व आ था और यहां दीर्घ, दोनों के योग से हमें क्या मिला, दीर्घ मिला बेटा। ऐसे समझिए यहां पे इस द और य को योग करके लिखा हुआ था, जिसके साथ दीर्घ आ था और पीछे भी दीर्घ आपको दिख रहा होगा। इन दोनों का योग अगर हम कर देंगे तो इन दोनों के योग से भी बेटा हमें दीर्घ ही मिलेगा। तो जो स्थिति इनकी पहले थी, इस तरह लिखा पाया होगा आपने, इसके साथ आ जोड़ देंगे तो ये बन गया। यहां वि था बेटा, पूरा जोड़ देने पर विद्या बन गया, और यहां लय बच गया तो विद्यालय हो गया। क्या हो गया, विद्यालय। ठीक है, एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, अ वाला। एक शब्द है गिरीश, इसे अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा बेटा गिर, जिसका अर्थ होता है पहाड़। ईश, ईश का अर्थ होता है स्वामी या प्रभु कह सकते हैं, स्वामी कहेंगे वैसे तो। इसमें बेटा छोटी ई निहित है गिरी में, जैसा आप देख पा रहे होंगे। र को अलग करेंगे स्वर से तो छोटी ई निकलेगी, और यहां बड़ी ई है। इन दोनों को जोड़ने पे बड़ी ई ही बनेगी बेटा। तो यहां पे आप समझिए कि ये बना गिर धन ईश हो गया, क्योंकि यहां से जो ई निकली थी छोटी, वो बड़ी ई में तब्दील हो गई है ना, बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। तो अगर इसके साथ जुड़ जाएगा ये तो गिरीश हो जाएगा। ठीक है, एक और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। एक शब्द है मही धन इंद्र। इंद्र का अर्थ एक तो आप समझते ही होंगे, जो देवताओं का राजा है इंद्र। इंद्र का एक अर्थ राजा भी होता है। मही का अर्थ होता है बेटा पृथ्वी। तो जो पृथ्वी का राजा है अर्थात राजा, इसे जोड़ेंगे तो ह अलग निकल जाएगा, बड़ी यानी कि दीर्घ ई होगी यहां पे ह्रस्व ई होगी। दोनों के योग से भी दीर्घ ई का निर्माण होगा, जहां पे महींद्र लिख जाएगा। यहां बेटा एक्स्ट्रा लग गया है, ये यहां अनुस्वार नहीं है क्योंकि यहां पंचमाक्षर या न प्रयोग में ले आए हैं हम।
ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, साफ कर देते हैं इसको। हम्म। एक जैसे अभी महींद्र बताया आपको, एक शब्द होता है पृथ्वी, ईस का मतलब फिर से वही स्वामी या मालिक। इसे अगर तोड़ेंगे हम तो यहां निकलेगा आपका पृथ्व, और ये व स्वर रहित हो जाएगा क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ दीर्घ ई बाहर आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहां पे एक और शब्द है ईश, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इन दोनों के योग से भी दीर्घ ई का निर्माण होगा जो इसके साथ जुड़ जाएगी, तो एक शब्द बनेगा बेटा पृथ्वी, और यहां बचा हुआ ये श यहां आ जाएगा, इस तरह बनेगा पृथ्वी। उम्मीद करता हूं कि दीर्घ स्वर संधि से जुड़े हुए इन उदाहरणों से आप समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगला, जैसे एक संधि हम कर चुके हैं दीर्घ, दूसरी संधि की बात कर लेते हैं, गुड़ संधि। दीर्घ में क्या किया था हमने कि जो ह्रस्व स्वर थे उनको जोड़ के एक दीर्घ स्वर का निर्माण किया था। अब उसमें एक गुण और आ गया है, समझ रहे हैं? गुण आने का अर्थ है कि वहां हमने चार हमारे पास ह्रस्व थे, यहां पे दीर्घ हमारे पास ये वाले चार थे बेटा, ये चार थे, इनको दो बार जोड़ दिया हमने तो हमें ये और मिल गए। ये दीर्घ है, इसका उपयोग हम नहीं करते हिंदी में, तो ये और हो गए। तो कुल मिला के अब तक हमारे पास 7 स्वर हो चुके हैं, 4 ये वाले बेटा और 3 ये वाले, कुल मिला के 7 स्वर। इससे आगे की चर्चा हम गुण संधि में करेंगे। इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर, क्योंकि ये समान जाति के स्वरों से योग करके बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं गुण संधि की तरफ। जहां बेटा अ या आ जो हमें मिल चुके हैं दोनों ही, इनका योग ई या ई अर्थात असमान स्वरों के साथ हो जाएगा तो हमें एक नया स्वर मिलेगा जिसे आप बोलते हैं छोटी ए, अर्थात ह्रस्व ए। या अ या आ का योग अगर बेटा उ या ऊ के साथ हो जाएगा तो हमें मिलेगा बेटा यहां पे ओ, जिसे आप बोलते हैं छोटा ओ। अ या आ का योग यदि री के साथ हो जाएगा तो यहां मिलेगा हमें अर, जो र कैसा होगा बेटा? स्वर रहित होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वहां हमने 7 स्वर प्राप्त कर लिए थे, मिल गए थे हमें, और 2 स्वरों को हमने यहां से बना लिया है, क्या करके? इनको जोड़कर, इनकी संधि करके। ठीक है, जहां छोटे आ का योग छोटी ई के साथ, या इस आ का योग इस ई के साथ, या इसका योग बेटा इसके साथ, या इसका योग इसके साथ। शर्त यह है कि ये दोनों स्थितियां तभी संभव हैं, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण और ये अंतिम पद के प्रथम वर्ण में योग होगा, तो वहां सदैव ही इस ए का निर्माण हो जाएगा। वही स्थिति इनके साथ रहेगी, वहां ओ का निर्माण हो जाएगा। वही स्थिति इनके साथ रहेगी, वहां अर का निर्माण हो जाएगा। बेटा इससे संबंधित कुछ एक उदाहरण की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है सुरेंद्र, अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा सुर धन इंद्र। इसमें छोटा अनिहित है, आप देख पा रहे होंगे, और यहां ई के साथ इसका योग हुआ है तो ए बन जाएगा, छोटी ए जिसे कह सकते हैं, है ना। यहां पे र स्वर रहित रह गया बेटा,
तो इस तरह लिखा जाएगा और ये इस तरह, और इस पे आने वाली जो मात्रा है इसके साथ जोड़ देंगे और एक नया शब्द मिलेगा हमें सुरेंद्र। एक और शब्द है, जैसे ले लेते हैं महेंद्र, इससे बनेगा बेटा महा धन इंद्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ आ निहित है, इसमें लघु या ह्रस्व ई है, इनके योग से भी ए का निर्माण होगा जो यहां आपको दिखाई दे रही है। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, महा धन उत्सव एक शब्द समझ लीजिए आप। उत्सव, यहां आपको दीर्घ अ दिखाई दे रहा है, यहां पे उ दिखाई दे रहा है जो ह्रस्व है। क्या मैंने बताया है कि दीर्घ अ के साथ अगर उ का योग होगा तो ओ बन जाएगा, तो बेटा यहां भी ओ ही बनेगा, छोटा या ह्रस्व। तो यहां बच गया स्वर रहित, इसमें स्वर सहित नहीं है ना, तो मह धन ओ धन तब, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये स्वर रहित है, तो बेटा एक नया शब्द बन जाएगा महोत्सव। क्या बन जाएगा? महोत्सव इससे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। गुण संधि पे हमने चर्चा कर ली है बेटा। हाँ अच्छा, एक उदाहरण और ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं बेटा इसको। एक शब्द आपने पढ़ा होगा महर्षि, तो इसे अगर तोड़ेंगे बेटा तो महाधन ऋषि बनेगा। आप यहां देख पा रहे होंगे कि दीर्घ आ निहित है इसमें, तो इसे निकाल लेते हैं। यहां आप देख ही पा रहे हैं कि री निहित है, इन दोनों के योग से अर बनता है बेटा। जो र कैसा होता है? स्वर रहित होता है। यहां म था और ह रह गया था स्वर रहित। बेटा स्वर रहित ह के साथ अगर हम स्वर जोड़ देंगे स्वर सहित हो जाएगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इस अ को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। मह हो गया बेटा। यहां र स्वर रहित रह गया है, कैसा है? स्वर रहित, और यहां बच गया है शे। तो बेटा ये स्वर रहित रा खड़ी पाई के ऊपर, हाँ सिरोरेखा के ऊपर चला जाता है, तो शब्द बन जाएगा महर्षि, क्योंकि ये यहां था र के रूप में, स्वर रहित रा के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हम अगला पेज ले लेते हैं। अब तक हमने बात कर ली है स्वर संधि की और गुण संधि की। बेटा गुण में अब क्या होना बाकी है? वृद्धि। गुण में वृद्धि कैसे होगी? गुण में वृद्धि ऐसे होगी कि अब तक हमने 9 स्वरों को खोज लिया है, 4 मूल स्वर थे, और जोड़ जोड़ के बेटा हमने क्या किया? और स्वरों को भी ढूंढ लिया है ना, 5 स्वर, यानी कि 3 हमने दीर्घ से प्राप्त कर लिए और 2 गुण से। अब वृद्धि संधि की बारी है, जहां आप देखेंगे कि अगर छोटे अ के साथ या बड़े आ के साथ अगर हम बेटा हमें प्राप्त होने वाले, पहले लघु या ह्रस्व ए को ले लेते हैं, इसे अगर जोड़ देते हैं तो हमें वृद्धि हो जाती है इसकी मात्रा में। जहां एक मात्रा थी वहां 2 मात्राएं। ये ध्यान रखिएगा कि इस पे मात्रा नहीं लगती, इस पे मात्रा लगती है, लेकिन ये बताती है कि इस पे मात्राओं की संख्या 2 है और इस पे 1। एक और ले लेते हैं बेटा, अ के साथ दीर्घा, इसका योग अगर छोटे ओ यानी कि ह्रस्व ओ के साथ हो जाएगा तो हमें मिलेगा दीर्घ औ। ठीक है बेटा, अब एक बात सोचिए आप कि ये दोनों शब्द आपके पास, ये दोनों स्वर आपके पास हैं, तो क्या हम इसे नहीं जोड़ सकते? इसे भी जोड़ सकते हैं और इसे भी जोड़ सकते हैं। इन्हें जोड़ने के बाद भी हमें ये ही स्वर प्राप्त होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 4 मूल स्वर थे, फिर हमने 3 और प्राप्त कर लिए, फिर हमने 2 और प्राप्त कर लिए, और फिर बेटा 2 और प्राप्त कर लिए। कुल कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11। कुल मिला के हमने 11 स्वर अब तक वृद्धि संधि तक प्राप्त कर लिए हैं। इसके 2 एक उदाहरण अभी आपको कराते हैं। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा बेटा, एक धन एक। क्या आपको इसमें छोटा या ह्रस्व अ दिखाई देता है? तो आप कहेंगे हां देता है।
यहां आपको ह्रस्व ए दिखाई दे रही होगी, और मैंने बताया है कि किसी भी स्थिति में किसी का योग किसी के साथ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सदैव ये बनेगा। तो बेटा इससे भी दीर्घ ए बनेगी। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक जो कैसा है, अभी स्वर रहित है, इसका योग होगा बेटा स्वर सहित यानी दीर्घ ए से, और यहां बच गया था आपका क। तो ये अगर स्वर रहित है तो आप देखेंगे कि एक के ऊपर दो मात्राएं, और ये एक एक हो जाएगा। जो एक धन एक था उसे क्या कहेंगे बेटा? एक एक। एक और शब्द ले लेते हैं, सदा धन एव। बेटा एक बात बताइए, इन दोनों का जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहां दीर्घ है, यहां पे ह्रस्व ए है, इन दोनों के योग से भी हमें दीर्घ ए मिलेगी। तो ये द जो था बेटा ये आधा रह गया। ठीक है, कैसा रह गया था? आधा, यानी कि स्वर इससे निकल गया था, स्वर रहित रह गया था। तो अब ये कैसा हो जाएगा? इन दो मात्राओं के सहयोग से स्वर सहित हो जाएगा, तो बन जाएगा सदैव। ठीक है, एक और ले लेते हैं, महौज। यहां आप देखिए इसमें महा धन औज होगा, ओज, महाधन ओज। यहां पे दीर्घ आ है, यहां पे ह्रस्व ओ है, इन दोनों के योग से हमने बताया है कि दीर्घ औ बन जाएगा। यहां जो स्वर रहित रह गया था बेटा ह, उस पे ये वाली दो मात्राएं लग जाएंगी। तो जो स्वर रहित है उस पे दो मात्राएं आप जोड़ दीजिए, और लास्ट में जो बचा है ज उसको जोड़ दीजिए, शब्द बनेगा आपका महौज। ठीक है, अब तक हमने वृद्धि संधि तक 11 स्वर प्राप्त कर लिए हैं। इसके आगे जो स्वर है बेटा वो है, आगे जो संधि है वो है यण संधि। अब आगे की जो चर्चा करने वाले हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि सारे स्वरों की हमने वहां से खोज कर ली है, या हमें स्वर मिल गए हैं, कुछ और नया ढूंढेंगे। तो यण संधि होती है बेटा यहां पे ई के साथ असमान स्वर जुड़ जाए, और इस सिर्फ लघु के साथ ही नहीं, दीर्घ के साथ भी। तो असमान स्वर जुड़ने पर बेटा एक वर्ण मिलेगा हमें य। ठीक है, एक और रह गया था उ या उ, इसके साथ भी अगर असमान स्वर जुड़ जाए तो हमें मिलता है व। आपने वर्णमाला पढ़ते समय एक चीज देखी होगी, वहां आपने व्यंजनों में दो व्यंजन ऐसे पढ़े होंगे जिन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर, जो कभी स्वर की तरह कभी व्यंजनों की तरह काम करते हैं। दो स्वरों के योग करने से बेटा एक व्यंजन को ढूंढ पा रहे हैं हम। आप देख पा रहे हो, दो स्वरों को योग करने से क्या मिला है हमें? एक व्यंजन मिल गया, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। एक चीज और विशेष ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर कोई अन्य वर्ण यहां मिल जाता है बेटा, जैसे यहां पे असमान स्वर में मैंने अ लिया है इसलिए यह बन गया, यहां भी मैंने बेटा अ लिया है इसलिए यहां वह बन गया। अगर अ की जगह मैं आ लिख दूं, यहां भी अ की जगह आ लिख दूं, तो आप समझिएगा कि इसकी मात्रा और जुड़ जाएगी। तो ये या और ये वा में परिवर्तित हो जाएंगे इस स्थिति में जहां दीर्घ जुड़ जाएगा। कोई और मात्रा जुड़ जाएगी, बस समान नहीं हो, क्योंकि जहां समान हो जाएगा बेटा वो दीर्घ स्वर बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। उदाहरण ले लेते हैं इसके एक दो। एक उदाहरण है यदि धन अपे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से ई निकलेगा, इसमें से अ, तो दोनों के योग से बेटा य बन जाएगा। ठीक है, तो यहां य बचा था, यहां द, और यहां पे य, और यहां यद्यपि। इन दोनों को आप इस तरह लिखा पाते होंगे कभी कभी, यद्यपि। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं बेटा, अति धन आवश्यक।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहां अगर बदल जाएगा दूसरा स्वर तो केवल उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां त बच गया आधा, ई और आ जोड़ने पर बेटा य बनेगा, और य की मात्रा या आगे जैसा ऊपर लिखा था ऐसे ही लिख देंगे। तो इन दोनों को इस तरह लिखेंगे, अत्यावश्यक। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पे सिर्फ य है, क्योंकि यहां पे स्वर कैसा था, छोटा, यानी कि ह्रस्व, और यहां स्वर कैसा है बेटा, दीर्घ। तो बस वही अंतर आएगा, बाकी यह ही बनेगा। आगे ले लेते हैं अनुधन। अय एक वर्ण होता है, इन दोनों के योग से कैसे मिले, कैसे क्या बनेगा बेटा, इसमें उ निहित है, इसमें अ। आप देख पा रहे होंगे कि उ और असमान स्वर अ के योग से व बनता है, तो बेटा अन्वय बन जाएगा। इससे अन्वय कैसे बन गया ये आपको बता देता हूं। स्वर निकलने के बाद यहां य बन गया था और ये न स्वर रहित रह गया था। अगर पीछे स्वर होगा तो ही वर्ण पूरा होगा, अगर स्वर नहीं होगा तो शेष बचे हुए वर्ण के साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना आशा करता हूं यण संधि तक आपको समझ आया होगा। अतिधन ऊष्म, इसका बनेगा बेटा अत्यूष्म, यानी कि इसमें से निकला हुआ जो ई है, छोटी ई यानी कि ह्रस्व ई, वो ऊ के साथ योग करती है, दीर्घ ऊ के साथ। ठीक है, तो यू बन जाता है। तो वही आप देखने को आपको मिल रहा है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। एक चीज और है, जहां पे आप री के बाद अगर असमान स्वर हो, कैसा असमान स्वर, तब उस स्थिति में दोनों के योग से र बनता है, वो भी कैसा, स्वर रहित। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, मातृ धन आदेश। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे त के साथ में अगर निकाल दिया जाए स्वर तो ये स्वर है, यानी कि री है। ठीक है, और यहां पे असमान स्वर है, दीर्घ रा है, तो क्या बनेगा बेटा, र। तो ये बनेगा मात्र, ये र इस त के साथ जुड़ जाएगा तो मात्र, और यहां पे बचा था बेटा आपका क्या, आदेश। तो यहां दीर्घ हो गया था ये, तो ये स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, मात्रादेश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली संधि है, अगली संधि है बेटा पांचवी, अयादि संधि। अयादि संधि में आप ऐसे समझ लीजिए, अय धन आदि, जहां छोटी या बड़ी ए का योग असमान स्वर के साथ होगा, ओ या औ का योग असमान स्वर के साथ होगा बेटा। किसके साथ, असमान स्वर के साथ होगा। क्या, दोनों के जुड़ने पे जहां ए जुड़ेगा यानी कि छोटी ए जुड़ेगी तो वहां बेटा बनेगा अय। जहां पे बड़ी ए जुड़ेगी वहां होगी बेटा आय। जहां छोटी ओ जुड़ेगी वहां होगी अब। जहां दीर्घ अ जुड़ेगी वहां हो जाएगी आव। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं इसके कुछ एक। ने धन अन, आप देख पा रहे हैं यहां पे छोटी ए जुड़ी हुई है, इसके योग से बेटा जहां पे छोटी ए और अ जुड़ेगी वहां बनेगा अय। तो ये अ न के साथ जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा न। यह आ ही गया है बेटा, यहां पे शेष बचा हुआ न इस तरह आ जाएगा, तो नया शब्द बनेगा नयन। एक और है ने धन अक, जहां आप देख रहे हो जहां दीर्घ अ जुड़ेगी तो वहां आय शब्द बनता है, तो बड़ा आ जुड़ जाएगा न के साथ तो ना बन जाएगा बेटा। और यह बचा हुआ है, यह इस तरह लिख देंगे, शेष बचा हुआ क यूं लिख देंगे,
नायक हो जाएगा। अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं बेटा, पो धन अन। जैसे दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हो कि जहां छोटा ओ असमान स्वर, अच्छा यह गलत हो गया है बेटा थोड़ा सा, अव नहीं होगा अन होगा, इसके साथ असमान स्वर अ जोड़ देते हैं तो बनेगा अव। तो बेटा प के साथ अ जुड़ जाएगा तो प हो गया पूरा, और यहां व हो गया, और शेष बचा हुआ न पवन हो गया। एक और ले लेते हैं, पौ धन अन। जहां दीर्घ होगा वहां आब हो जाएगा, तो बेटा जो प है उसके साथ दीर्घ स्वर जुड़ जाएगा, पा हो गया, वह आप देख ही रहे हैं आ जाएगा, और शेष बचा हुआ न पावन हो जाएगा। ठीक है, इन संधियों में, अयादि संधि में बहुत सारी चीजें आप बारीकी से अगर देखेंगे तो यण संधि से भी ग्रहण की गई है। किससे? यण से। यहां आप देख रहे हो वहां ई और आ, अर्थात किसी भी छोटी ए को बनाने के लिए आपको छोटी अ और ई की आवश्यकता पड़ती है, तब बनती है बेटा छोटी ए। उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? असमान स्वर, यानी कि इस ई के साथ कोई असमान स्वर अ जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने पर यह बनता था कि नहीं बनता था? दोनों का योग कर देने पर यह बनता था यण संधि में, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। ये अशेष बच गया तो ये जुड़ गया, तो बेटा अ ही तो बन गया, वो यही तो हो रहा है। दीर्घ में क्या होगा कि अ के साथ में हम दीर्घ ए जोड़ते थे, लघु ए यानी ह्रस्व ए जोड़ते थे। अब इसे तोड़ने के लिए फिर से एक बार अ और ए लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के बेटा अ लिख सकते हैं हम, बड़ा वाला अ, और ये ई बच गया जो अ के साथ जुड़ा है, ये यहां यह बनाता है, तो आय हो गया। तो वही देख रहे हैं आप, ओ को भी इसी तरह लिखते थे, छोटे अ के साथ अगर आप उ जोड़ देंगे तो बनता था ओ। ठीक है, छोटे अ के साथ उ जोड़ देने पे, तो इसमें से बेटा छोटा अ निकल आएगा, उ निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद असमान स्वर, यहां पे अ जोड़ देंगे तो व बन जाता है, तो बेटा अब तभी तो बन रहा है ये। सेम इसी तरह आगे का क्रम है। हमने स्वर संधियों की बात कर ली है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आई होंगी, और आगे की जो बात है हम आगे आगामी कक्षाओं में करेंगे। हमसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।